क्या आप जानते हैं दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई एक ही समुद्री रास्ते से गुजरती है। ईरान रोज करीब 3.3 मिलियन बैरल तेल बनाता है और चाइना हर दिन लगभग 1.5 मिलियन बैरल ईरानी तेल खरीदता है। और अगर इस सप्लाई में हल्का सा भी झटका आता है तो सिर्फ 30 दिनों के भीतर क्रूड की कीमत 10 से 15% तक उछल सकती है। तो जरा सोचिए, ये सिर्फ एक और मिडिल ईस्ट खबर है या फिर उस पूरे ग्लोबल सिस्टम की परीक्षा है जिसे पिछले 50 साल से पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा जाता है। दरअसल बीते कुछ दिनों में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने तेल बाजार की धड़कनें तेज कर दी हैं। खाड़ी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं, समुद्री रास्तों पर हलचल दिखी है और दुनिया की नजर एक ही बिंदु पर टिक गई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यही वह संकरा रास्ता है जिससे दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल गुजरता है। यानी यहां अगर माहौल जरा भी बिगड़ता है तो असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, सीधा वैश्विक होता है। मामला तब और गंभीर हो गया जब खबर आई कि ईरान की नौसेना ने इस स्ट्रेट में अभ्यास किया है। उसी समय दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच जिनेवा में परमाणु बातचीत चल रही है। यानी एक तरफ डिप्लोमेसी, दूसरी तरफ सैन्य तैयारी। बाजार ऐसे मिश्रित संकेतों को सबसे ज्यादा संवेदनशील तरीके से पढ़ता है। नतीजा यह हुआ कि तेल के दाम स्थिर रहने के बावजूद हल्का दबाव ऊपर की तरफ बना हुआ है। यहां समझने वाली बात यह है कि बाजार सिर्फ वास्तविक सप्लाई कट पर रिएक्ट नहीं करता, वह संभावना पर भी प्रतिक्रिया देता है। अगर शिपिंग कंपनियों की इंश्योरेंस लागत बढ़ती है, अगर जहाजों की आवाजाही धीमी होती है, अगर कुछ दिनों के लिए भी जोखिम बढ़ता दिखता है, तो ट्रेडर्स पहले ही कीमतों में प्रीमियम जोड़ देते हैं। डर अक्सर वास्तविक कमी से पहले कीमत बढ़ा देता है। अब इसे बड़े फ्रेम में देखिए। ईरान की लगभग 60% कमाई तेल निर्यात से आती है। तेल पर दबाव का मतलब उसकी आय पर दबाव, आय पर चोट तो उसकी मुद्रा पर दबाव, मुद्रा कमजोर तो आयात महंगा, और आयात महंगा तो देश के भीतर महंगाई और असंतोष का खतरा। यानी तेल सिर्फ एक कमोडिटी नहीं, ईरान की आर्थिक रीढ़ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खाड़ी के इसी रास्ते से सऊदी अरेबिया, इराक और यूनाइटेड अरब अमीरात का बड़ा निर्यात भी गुजरता है। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो पूरी सप्लाई चेन पर सवाल खड़ा हो जाता है। यही वजह है कि हर बार जब हॉर्मुज का नाम सुर्खियों में आता है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौकन्नी हो जाती है। अब जरा अमेरिका को जोड़कर देखिए। आज अमेरिका खुद बड़े तेल उत्पादकों में है, खासकर शेल ऑयल में। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो उसकी कंपनियों को फायदा हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ महंगा तेल घरेलू ईंधन, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजों को महंगा कर देता है। महंगाई बढ़ती है तो केंद्रीय बैंक को ब्याज दरें ऊंची रखनी पड़ती है। ऊंची दरें लोन महंगे करती हैं, निवेश धीमा करती हैं और शेयर बाजार पर दबाव डालती हैं। यानी एक ही घटना अमेरिका के लिए अवसर भी बन सकती है और जोखिम भी। दूसरी तरफ चीन है, जो दुनिया की फैक्ट्री कहलाता है, लेकिन ऊर्जा के लिए बाहरी तेल पर निर्भर है। अगर उसे सस्ता ईरानी तेल नहीं मिलता और उसे महंगे बाजार से खरीदना पड़ता है तो उसकी उत्पादन लागत बढ़ेगी, और जब चीन की लागत बढ़ती है तो दुनिया भर में सामान महंगा हो सकता है। यानी खाड़ी का तनाव एशिया, यूरोप और अमेरिका की जेब तक पहुंच सकता है। अब इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा समझिए, डॉलर। दशकों से तेल का ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है। जब तेल डॉलर में बिकता है तो देशों को भुगतान के लिए डॉलर रिजर्व रखना पड़ता है। इससे डॉलर की वैश्विक मांग बनी रहती है और अमेरिका को वित्तीय बढ़त मिलती है। यही पेट्रो डॉलर सिस्टम की बुनियाद है। दोस्तों, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। अगर कुछ देश तेल का व्यापार डॉलर की जगह अपनी स्थानीय करेंसी या किसी वैकल्पिक सेटलमेंट सिस्टम में करना शुरू कर दें तो यह सिर्फ पेमेंट का तरीका बदलना नहीं होगा, यह धीरे धीरे मांग के पैटर्न को बदलने की शुरुआत होगी। साफ कर दूं, यह बदलाव रातों रात नहीं होगा। आज भी डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी है। अमेरिकी फाइनेंशियल मार्केट गहरे, लिक्विड और मजबूत हैं, लेकिन इतिहास गवाही देता है कि बड़े झटके अक्सर संरचनात्मक बदलाव की नींव रखते हैं। 1970 के दशक का तेल संकट सिर्फ कीमतों का उतार चढ़ाव नहीं था, उसने पूरी वैश्विक आर्थिक सोच को बदल दिया था। अब सवाल यह है, अगर फिर से बड़ा तेल झटका आता है, अगर कुछ देश डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो क्या धीरे धीरे एक नया संतुलन बन सकता है? इसी बीच कहानी ने एक और बड़ा मोड़ ले लिया। इसी संदर्भ में ब्रिक्स की चर्चा तेज हो गई है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ यह मंच अब विस्तार कर चुका है
और हालिया विस्तार के बाद ईरान भी इसका सदस्य बन चुका है। पीपीपी आधार पर यह ब्लॉक वैश्विक जीडीपी का लगभग 30% या उससे अधिक प्रतिनिधित्व करता है। यानी दुनिया की आर्थिक ताकत का बड़ा हिस्सा अब एक ऐसे मंच पर बैठा है जो खुले तौर पर ग्लोबल सिस्टम में संतुलन की बात करता है। इस समूह की खासियत क्या है? यहां बड़े ऊर्जा सप्लायर भी हैं और बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भी। रशिया और ईरान जैसे देश तेल गैस के प्रमुख निर्यातक हैं, जबकि चाइना और इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा खरीदारों में शामिल हैं। यह संयोजन अपने आप में स्ट्रैटेजिक है। अगर इन देशों के बीच ऊर्जा व्यापार का छोटा हिस्सा भी डॉलर की बजाय युआन, रूबल, रुपया या किसी वैकल्पिक सिस्टम में शिफ्ट होता है, तो यह सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं होगा, यह धीरे धीरे पावर स्ट्रक्चर में बदलाव का संकेत होगा। ईरान का ब्रिक्स में शामिल होना सिर्फ राजनीतिक प्रतीक नहीं है, इसका आर्थिक मतलब भी है। ईरान लंबे समय से पश्चिमी सैंक्शंस झेल रहा है। डॉलर आधारित सिस्टम तक उसकी पहुंच सीमित रही है। ऐसे में अगर वह ब्रिक्स प्लेटफॉर्म के जरिए वैकल्पिक बैंकिंग और पेमेंट नेटवर्क तक पहुंच बनाता है, तो यह उसके लिए लाइफलाइन साबित हो सकता है। यहां न्यू डेवलपमेंट बैंक का जिक्र जरूरी है, जिसे अक्सर ब्रिक्स बैंक कहा जाता है। यह पहले से सदस्य देशों को फाइनेंस दे रहा है। अगर भविष्य में इसके जरिए प्रोजेक्ट फंडिंग और ट्रेड सेटलमेंट मजबूत होते हैं, तो डॉलर पर निर्भरता धीरे धीरे घट सकती है। लेकिन यहां एक और बड़ा संकेत याद रखिए। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के लगभग $200 बिलियन के एसेट्स फ्रीज हुए। इस घटना ने साफ संदेश दिया कि जियोपॉलिटिक्स में फाइनेंशियल सिस्टम भी हथियार बन सकता है। यह सिर्फ रूस के लिए नहीं, बल्कि उन सभी देशों के लिए चेतावनी थी जो भविष्य में राजनीतिक टकराव का जोखिम देखते हैं। अगर रूस, ईरान और चीन आपसी व्यापार में डॉलर से अलग ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर जैसे लोकल करेंसी स्वैप, डायरेक्ट बैंकिंग चैनल या गोल्ड बेस्ड सेटलमेंट मजबूत करते हैं, तो ब्रिक्स नैरेटिव को मजबूती मिल सकती है। लेकिन ओवर हाइप से बचना जरूरी है। वैकल्पिक सिस्टम बनाना आसान नहीं होता। भरोसा चाहिए, स्थिर करेंसी चाहिए, गहरे और लिक्विड मार्केट चाहिए, साफ नियम चाहिए। डॉलर की असली ताकत उसकी नेटवर्क इफेक्ट में है। जितने ज्यादा देश उसे इस्तेमाल करते हैं, वह उतना मजबूत होता है। इसलिए असली लड़ाई अचानक बदलाव की नहीं, बल्कि धीरे धीरे बैलेंस शिफ्ट की है। अब पूरी तस्वीर जोड़कर देखिए। अगर ईरान के आसपास एस्केलेशन होता है, तो सबसे पहले तेल की कीमतें उछल सकती हैं। तेल महंगा तो वैश्विक महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ी तो सेंट्रल बैंक सख्त होंगे, ब्याज दरें ऊंची रहेंगी। ऊंची दरें ग्रोथ पर दबाव डालेंगी। और इसी दौरान अगर डॉलर निर्भरता पर बहस तेज होती है, तो सिस्टम पर दबाव और बढ़ेगा। ब्रिक्स जैसे ब्लॉक इसे मल्टी करेंसी सिस्टम की जरूरत के नैरेटिव के रूप में पेश कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स भी निष्क्रिय नहीं रहेगा। वह अपने शेल प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, सहयोगी देशों के साथ सप्लाई चेन स्थिर रख सकता है और जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियल टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकी बॉन्ड मार्केट अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा और सुरक्षित माना जाता है। डॉलर अभी भी वैश्विक ट्रेड और रिजर्व का केंद्र है। इसलिए यह अच्छाई बनाम बुराई की कहानी नहीं है, यह हितों और संतुलन की कहानी है। और यहां भारत की स्थिति बेहद खास हो जाती है। भारत ब्रिक्स का सदस्य है, रूस से डिस्काउंट तेल खरीदता है, ईरान के साथ कनेक्टिविटी हित रखता है, लेकिन साथ ही अमेरिका और यूरोप के साथ उसका व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। यह मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति है, एक ही ब्लॉक पर दांव लगाने की बजाय संतुलन बनाकर चलना। अब अंतिम सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक और मिडिल ईस्ट संकट है जो कुछ हफ्तों में शांत हो जाएगा, या यह उस बड़े बदलाव की शुरुआत है जहां ऊर्जा, करेंसी और पावर का नया संतुलन बनेगा? अगर हॉर्मुज जैसे रास्तों पर गंभीर तनाव आता है, तो यह सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा। यह ऊर्जा बाजार, वैश्विक महंगाई, सेंट्रल बैंकों की नीति और डॉलर की स्थिति की संयुक्त परीक्षा होगी। दुनिया अब पूरी तरह एक ध्रुवीय नहीं रही। विकल्प बन रहे हैं, नए ब्लॉक मजबूत हो रहे हैं, सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है। तो शोर में नहीं, स्ट्रक्चर में सोचिए, भावनाओं में नहीं, डेटा में सोचिए। क्योंकि जब सिस्टम दबाव में होता है, तब फैसले बड़े होते हैं और उनके असर सालों तक दिखाई देते हैं। अब आप बताइए, अगर ऑयल शॉक आता है और डॉलर सिस्टम पर दबाव बढ़ता है, तो क्या दुनिया सच में मल्टी करेंसी की तरफ बढ़ेगी, या फिर हर संकट के बाद डॉलर और मजबूत होकर निकलेगा? कमेंट में बताइए, आने वाला दशक किसका होगा?